नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट पार्ट प्रतिशत का। इससे पहले प्रतिशत से संबंधित 2 वीडियो आ चुकी हैं, आप उनको देख सकते हैं और उससे आगे की आज ये तीसरी वीडियो है जिसमें भी हम कुछ प्रश्न लेकर के आए हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लें। हमारी कोशिश रहेगी कि जो ग्राम विकास अधिकारी की परीक्षा की तैयारी जो कर रहे हैं उनके लिए मैथ्स जो है वो कंप्लीट करवाने की कोशिश करूंगी मैं पूरी। तो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं प्रतिशत से संबंधित प्रश्न। देखिए पहला प्रश्न है, किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर परिणाम 60 आता है तो वह संख्या क्या है? कोई भी संख्या है उसके 60% में से, मान लीजिए कि कोई संख्या है x, इसका 60% निकालेंगे तो 60/100 और इसमें से 60 घटा दिया जाए तो परिणाम क्या मिलता है? 60 ही मिलता है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल, ये 60 जो है वो इधर आएगा तो 120 यानी कि, और इसको अगर कैंसिल आउट करें तो ये बचेगा 3/5 यानी कि 3x/5 बराबर में कितना आ जाएगा? 120। तो यहां से x की वैल्यू क्या निकल के आएगी? 120 गुणा 5/3, 3 चौक 12, 40 गुणा 5 बराबर 200। देखिए यहां पे अगर हम यूं बात करें कि इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर निकालना चाहें तो ये क्या है? किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर परिणाम 60 मिलता है, यानी कि जो 60% है उसमें से 60 और घटा दिए जाए तो परिणाम 60 मिलता है। यदि 60 और नहीं घटाएं तो फिर परिणाम कितना आना चाहिए? 60 घटा दिए तो 60 मिल रहे हैं, मतलब परिणाम 120 आना चाहिए। यानी किसी संख्या का 60% कितना होगा? 120। किसी संख्या का 60% कितना होगा? 120। यानी कि 60% का मतलब 60/100। तो ये कितना आ गया? 3/5। यानी कि यदि कोई संख्या 5 है तो उसमें से 3 जो है वो रिप्रेजेंट करता है किसको? 120 को। 3 रिप्रेजेंट करता है 120 को, तो 1 रिप्रेजेंट करेगा 1 रिप्रेजेंट किसको करेगा? 120/3 यानी कि 40 को, और 5 रिप्रेजेंट करेगा 140 गुणा 5 बराबर 200। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यदि किसी संख्या के 80% में से 80% में 80 जोड़ दिया जाता है तो उस से प्राप्त परिणाम संख्या के बराबर आता है। किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ दिया जाता है तो परिणाम उस संख्या के बराबर आता है। यानी कि कोई भी संख्या है, मान लो x है, उसके 80% में 80% यानी कि 80/100 में 80 ही जोड़ दिया जाए तो वह संख्या स्वयं प्राप्त होती है। इसका मतलब, चलिए पहले इसको देख लेते हैं। यहां से बच गया ये 4/5, अस्सी बराबर x माइनस 4x/5, और यहां से बन जाएगा x/5 बराबर 80, x बराबर 400। देखिए दूसरी बात ये है कि किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ दिया जाए
किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ दिया जाए तो वो संख्या स्वयं आती है। इसका मतलब 80% तो ये है, और बच गया कितना, वो स्वयं कितनी है, टोटल 100% है। कोई भी संख्या स्वयं 100% होती है। अब वो कह रहे हैं कि 80% में 80 और जोड़ दे तो वो खुद बनती है, यानी तब वो 100 बन जाती है। इसका मतलब जो ये 80 है, ये उस संख्या का 20% है। 20% का मतलब 20% का मतलब हो गया 1/5। कितना है, 80। यानी कि एक 80 है 5 में से, तो 5 कितने हो जाएंगे, 8×5 40, 400। नेक्स्ट, नेक्स्ट प्रश्न है, दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% है, यदि छोटी संख्या 20 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। मान लो दो संख्या है a और b, इन दोनों का अंतर, दोनों का अंतर मान लो बड़ी a है और छोटी b है, तो दोनों का अंतर हो जाएगा a-b। दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% है। ये जो अंतर है किसके बराबर है, बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। यदि छोटी संख्या 20 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। यानी कि यहां से अगर हम देखें तो यहां से 1/5 आ जाएगा, और छोटी संख्या कितनी है, 20 है, तो a-20 बराबर a/5। यदि इसको हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा 5-1, यानी कि 4/5 बराबर 20 ए। तो यहां से ए की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमको, एक मिनट, तो यहां से अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा a-a/5 बराबर 20। तो यहां से मिल जाएगा 4a/5 बराबर 20, और यहां से a की वैल्यू आ जाएगी 20 × 5/4, यानी कि 25। a का मान कितना हो गया, 25 हो गया। अब देखिए दूसरे शब्दों में अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे देखिए दूसरे शब्दों में हम किस तरीके से इसको कर सकते हैं। दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% है, यानी कि यदि a में से b को घटाएं तो वो कितना आता है, 20% आता है। यदि छोटी संख्या 20 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। इसका मतलब ये हो गया कि छोटी संख्या तो 20 है, और यदि a में से उस 20 को घटा दिया जाए, a में से 20 को घटा दिया जाए तो वो बड़ी संख्या के 20% के बराबर आता है। इसका मतलब ये हुआ कि बड़ी संख्या का जो 20% हो, जो ये 20 है, ये कितना हो जाएगा, बड़ी संख्या में से 20 घटा दे, बड़ी संख्या में से यदि 20, बड़ी संख्या a है, इसमें से यदि 20 घटा दे तो ये इस संख्या का 20 घटा दे तो ये जो बड़ी संख्या है उसका कितना प्रतिशत आता है, 20% आता है। इसका मतलब ये हो गया कि 20 घटाने पर 20% आ रहा है, तो जो
इस 20 को अगर हम इधर जोड़ दें तो ये a बराबर हो जाएगा इसके। इसका मतलब जो बड़ी संख्या उसका 20% तो ये रहा, तो ये बच गया, ये कितना बच गया, ये 80% रह गया। यानी कि a का 80% रह गया, ये a का 80% किसके बराबर हो गया, 20 के बराबर हो गया। तो यहां से हमको मिल जाएगा a बराबर 20 गुणा 10/8 यानी कि 25। क्या मिल गया हमको, ये 25। नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 40% छोटी संख्या के 60% के बराबर है। यदि संख्याओं का योग 150 है तो बड़ी संख्या क्या होगी। दो संख्याओं में से एक संख्या है बड़ी, इसका तो 40%, और दूसरी संख्या है छोटी, उसका 60% के बराबर है। छोटी संख्या बी उसके 60% के बराबर है। यहां से देखिए 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ये आ गया 2 और ये आ गया 3। यानी कि यदि हम अनुपात ज्ञात करें a/b तो वो हो जाएगा हमारा 3/2, यानी कि a रिप्रेजेंट करेगा 3 को और b रिप्रेजेंट करेगा 2 को। यदि संख्याओं का योग 150 है, संख्याओं का योग 150 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। मान लो संख्याओं का योग यानी कि 3x प्लस 2x बराबर 150, तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 30। 5x बराबर 150 तो x बराबर 30। तो बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी, बड़ी संख्या हो जाएगी हमारी 3x, यानी कि 3 3 9 90। बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी, 90 हो जाएगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति का मासिक वेतन 13,500 रुपए है तथा उसका मासिक खर्च 9,000 रुपए है। अगले वर्ष का वेतन 14% बढ़ जाता है और उसका खर्च 7% घट जाता है, तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। देखिए पहले वेतन था 13,500, खर्च कितना था 9,000 रुपए। अब कह रहा है कि 13,500 में 14% बढ़ जाता है, यानी कि अब जो मासिक वेतन हो जाता है वो कितना हो जाता है 114/100, और खर्च 7% घट जाता है, यानी कि खर्च हो जाता है 9,000 गुणा 93/100। तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि हाँ, बचत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करनी है। तो यहां से सबसे पहले तो हम देख लेते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, यहां से तो आ गया 9 तिया 27, 81 और 2 83, और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 15390। अब देखिए, अब बचत देखिए, पहले बचत कितनी होती थी, 13,500 में से 900 घटाएं तो बचत होती थी 4500। अब 13,390 में से 8,370 घटाएं तो बचत होती है 7,020। वृद्धि प्रतिशत ज्ञात करनी है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 20 25 20, और ये डिफरेंस किस पर निकालना है, पहले वाली पर, यानी कि 4500 गुणा 100। काट देंगे इसको, 5 से कट जाएगा ये 9, 4 और 9 से कट जाएगा 9 पंजू 45 और 9 छिन 54, यानी कि कितनी वृद्धि हो जाएगी, 56% वृद्धि हो जाएगी। वृद्धि कितनी हो जाएगी, 56%।
नेक्स्ट प्रश्न। दिया गया है कि ए की आय का 10% बी की आय के 15% के बराबर है और सी की आय के 20% के बराबर है। यदि तीनों की आय, आयु नहीं है ये आय है, तीनों की आय का योग 3,120 रुपए है, सॉरी 31,200 रुपए है, तो बी की आय ज्ञात करो। देखिए, ए की आय का 10%, बी की आय का 15%, सी की आय का 20% आपस में बराबर है। तो जब प्रतिशत आपस में बराबर दिए हुए हो तो भले ही इस प्रतिशत को चेंज ना भी करें, डायरेक्ट 10, 15, 20 भी लिखेंगे तो भी चलेगा। देख, क्योंकि 100 से 100, 100 से 100 कैंसिल, इसको 5 से काट दे तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 5 चौक 20, यानी कि ये आ गया 2a बराबर 3b बराबर 4c। 4 तिया 12, इसको करेंगे तो 12 इसका आ जाएगा लघुत्तम, और लघुत्तम से दे देंगे इसमें 12 का भाग सब में, तो यहाँ पे आ जाएगा a/6, 3/4, सॉरी b/4, b/4, और इधर से आ जाएगा c/3। यानी कि ए, बी और सी का जो अनुपात है वो आ जाएगा 6:4:3। तीनों की आय का योग, अगर इन तीनों को हम जोड़े तो ये आ जाएगा 13x, ये बराबर है किसके, 31,200 के बराबर है, तो x बराबर आ जाएगा बटे 13, और 13 दूनी 26, 5 13 चौक 52, यानी कि x की वैल्यू आ गई 2400। तो यहाँ पे किसकी वैल्यू पूछी है, b का मान पूछा है, तो b का अनुपात है 4, तो b की वैल्यू आ जाएगी, b का आय आ जाएगी 2400 गुणा 4, यानी कि 9600। ये आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 296 अंक चाहिए। एक छात्र 259 अंक एक छात्र को 259 अंक मिले और उसे अनुत्तीर्ण घोषित किया गया। उस छात्र को मिले अंकों और उत्तीर्ण अंक 5% का अंतर था। दोनों मतलब उसको जितने अंक मिले हैं उसमें और जो उत्तीर्णांक है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 5% के बराबर है। तो परीक्षा कुल कितने अंकों की हुई ये बताना है। तो सिंपल सी बात है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो उसको मिले हैं इसका, और जो अंक उत्तीर्णांक है, उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता है, 296, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितने के बराबर है, 5% के बराबर है। तो 100% क्या है वो पूछा है। तो इनका डिफरेंस हम निकाल लेंगे, 16 में से 9 गए तो 7 और 3 37, यानी कि जो 37 है ये 5% के बराबर है। 37 किसके बराबर है, 5% के बराबर है। तो 1% के बराबर हो जाएगा 37/5, और 100% के बराबर हो जाएगा गुणा 100, और इसको काट देंगे 20 से, तो ये हमारा उत्तर आ जाएगा 0, 4 और 7, यानी कि कुल परीक्षा कुल 740 अंकों की होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संख्या से जब 15 घटाया जाता है तो वह घटकर 80% हो जाती है, तो उस संख्या का 40% कितना है। उस संख्या का 40% कितना है। देखिए, सिंपल सी बात है बिल्कुल, कि भाई किसी संख्या में से 15 घटाया जाता है तो वह घटकर 80% हो जाती है, यानी कि कितना कम हो जाता है उस संख्या में से, 20% कम हो जाता है। यानी कि इस संख्या का 20% किसके बराबर है, 15 के बराबर है। किसी संख्या का 20%, 20% किसके बराबर है, 15 के बराबर।
तो 1% कितने के बराबर होगा? 15/20 के बराबर। और कितने प्रतिशत पूछे? 40% पूछे। तो 40% किसके बराबर होगा? 30 के बराबर। 40% किसके बराबर होगा? 30 के बराबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मजदूर एक सप्ताह में 7 घंटे काम करता है। 7 घंटे काम करता है और 2400 रुपये प्राप्त करता है, यानी कि 2400 रुपये वो 7 घंटे काम करके कमाता है। यदि प्रति घंटे वेतन में 40% की वृद्धि कर दी जाए, बढ़ता हो, और कार्य में 16 सही 2/3% कार्य कम करता हो, तो आय में कितने प्रतिशत का परिवर्तन आएगा? देखिए, यहाँ पर 7 घंटे वो काम कर रहा है और 2400 रुपये उसको मिल रहे हैं। तो हम सबसे पहले तो उसकी 1 घंटे की आमदनी निकाल लेते हैं कि 1 घंटे में उसको कितना, 1 घंटे का जो अमाउंट है वो उसको कितना मिलने वाला है। ठीक है, 7 घंटे में मिलते हैं उसको 2400 रुपये, तो 1 घंटे में मिल जाएंगे 2400/7। अब कह रहे हैं कि प्रति घंटे 40% की वृद्धि होती है। इसको हम डायरेक्ट भी करना चाहें तो भी ये काम हो सकता है। देखिए, यहां से अगर हम इसकी बात करें, देखिए, वेतन पहले 40% वेतन बढ़ता है, यानी कि 40/100। अगर इसका हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? इसका आ जाएगा 2/5। यानी कि पहले वो 5 रुपए उसको वेतन मिलते थे, जबकि अब कितना मिलने लग गया? 7। कार्य में उसके 16 सही 2/3% कम कर देता है, यानी कि अगर यहाँ से प्रतिशत निकाले तो 16 3 48 और 2 50/3, यानी कि 1/6। 1/6 का मतलब, पहले वो कार्य 6 करता था, 6 काम करता था, तो अब वो काम कर कितना करने लगा? 1 कम करने लग गया, यानी कि अब करने लग गया वो 5 काम। ठीक है, अब जो भी आय होती है वो किस प्रकार से होती है? आय होती है प्रति घंटे, एक जितने घंटे काम किया और 1 घंटे में कितने रुपए मिला, उन दोनों का मल्टीप्लाई। यानी कि पहले जो है वो 30 रुपए मिलते थे, जबकि अब कितने मिलने लगे हैं? 35 रुपए। अब मिलने लगे 35 रुपए। कितने रुपए का परिवर्तन हुआ? देखिए, पहले तो बढ़ा कि घटा? तो सबसे पहले तो आय में हुई है वृद्धि। कितनी वृद्धि हुई है? 5 रुपए की वृद्धि हुई है। पहले कितनी मिलती थी? 30, तो 30/5 रुपए की, गुणा 100, तो 0 से 0, 50/3, यानी कि कितना आ गया? 16 सही 2/3% उसकी आमदनी जो है उसमें वृद्धि हो जाएगी। दोबारा से देख लीजिएगा कि किसी मजदूर 7 घंटे काम कर रहा है और उसको 2400 रुपये मिलते हैं। हमको इस लाइन से कोई लेना देना यहाँ पे नहीं है। हम डायरेक्ट यहाँ पे प्रतिशत में ही चेंज दे रखा है और प्रतिशत ही यहाँ पे निकालना है, तो यहाँ हम डायरेक्ट कर सकते हैं। भाई, 40% वेतन में वृद्धि हो रही है, यानी कि 40% का मतलब 2/5। पहले 5 रुपए मिलता था, तो अब 2 एक्स्ट्रा मिलने लग गए, यानी कि पहले 5 मिलते थे तो अब 7 हो गए। नेक्स्ट अगर बात करें, तो पहले कार्य करता था, उसका 16 सही 2/3% कार्य अब कम करने लग गया। 16 सही 2/3 का मतलब 1/6, यानी कि पहले यदि 6 काम करता था तो अब 1 कम करता है। 6 घंटे कार्य करता था यदि पहले, तो अब 1 घंटे कम करते हैं, यानी अब 5 घंटे करता है। तो जो आय मिलती है वो हमेशा, जो कार्य करने की दर होती है, जो वेतन की दर होती है, उस प्रति घंटे वेतन जो होता है उसको और उस घंटे से मल्टीप्लाई करने के बाद मिलती है। तो वेतन 5% प्रति घंटे 5% कम हो गया, यानी कि 40% बढ़ गया, यानी कि पहले 5 रुपए था, या कुछ मान लीजिए 5 × 30, तो पहले 30 मिलता था और अब कितना मिलने लग गया? 35 मिलने लग गया। तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हुआ? 5 हुआ। और 5 किस पर डिफरेंस हुआ? 30 पर, तो 30 × 100,
5/30 गुणा 100 यानी कि 50/3 बराबर 16.2/3%। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गांव में 60% परिवारों के पास एक गाय है और 30% परिवारों के पास एक भैंस है। 15% परिवारों के पास एक गाय और एक भैंस दोनों है। यदि गांव में कुल 96 परिवार हैं तो कितने परिवारों के पास गाय और भैंस कुछ भी नहीं है? तीनों यहाँ पे देखिए, अगर हम इसको इस तरीके से करें कि भाई टोटल मान लो 100 परिवार है गांव में, 100 परिवार है, जिसमें से 60% के पास गाय है। गाय कितने लोगों के पास है? 60 लोगों के पास। उसके बाद भैंस कितने लोगों के पास है? 30% के पास। यानी कि टोटल कितने हो गए? 90 हो गए। लेकिन इसमें से 15% परिवार ऐसे हैं जिनके पास एक गाय और एक भैंस है। तो ये जो टोटल दोनों में से जो कॉमन है वो घटा देते हैं 15, तो कितना बच गया? 75 बच गया। तो कह रहा है कि 75 लोग ऐसे हैं जिनके पास गाय या भैंस दोनों चीज है। तो फिर ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास ना तो गाय और ना भैंस है? तो ऐसे कितने लोग हैं? 25 लोग हैं। अब देखिए, 100% होता है कोई भी चीज, हमने 100 मान के चला, यानी कि 25% लोग ऐसे हैं जिनके पास ना तो गाय है और ना भैंस है। यदि गांव की कुल जनसंख्या 96 है, यानी कि कुल परिवार 96 है, तो 25% कितना हो जाएगा? 96 का 25%, यानी कि 25/100। और ये हो जाएगा 4, 4×2 = 8 और 416, यानी कि 24 परिवार ऐसे हैं जिनके पास ना तो गाय है और ना ही भैंस है। 60 परिवारों के पास तो गाय थी, यानी कि 100 में से 60 परिवारों के पास गाय, 30 के पास भैंस, टोटल हो गए 90। लेकिन 15% परिवार ऐसे हैं जिनके पास एक गाय और एक भैंस है। तो 15 लेस कर देंगे तो बच जाएंगे 75। और 75 के पास गाय या भैंस दोनों है, तो फिर कितने प्रतिशत बच गए जिनके पास कुछ नहीं है? 25%। और गांव की कुल जनसंख्या 96 है, तो 96 का 25% कितना आ जाएगा? 24। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी शहर की जनसंख्या वर्तमान में 5000 है। यदि कुल पुरुष 6% और महिलाएं 14% वृद्धि हुई है, तब एक साल बाद शहर की जनसंख्या 5540 हो जाती है। तो पुरुषों की वर्तमान संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, वर्तमान जनसंख्या कितनी है? 5000। वृद्धि कि, वृद्धि कितने की हो जाती है? वृद्धि हो जाती है, एक साल बाद जनसंख्या थी 5540, यानी कि जो वृद्धि हो रही है वो कितनी हो रही है? वो हो रही है 540। अब देखिए, पुरुषों में तो 6%, पुरुषों में तो 6% वृद्धि हो रही है, और महिलाओं में 14% वृद्धि हुई है। तो बताओ, पुरुषों की वर्तमान जनसंख्या कितनी थी? अब देखिए, यदि मैं यूं कहूं कि भाई 6% तो दोनों में ही हुई है ना। अगर मैं इस 14 को 6 + 8 लिख दूं, तो 6% वृद्धि तो महिला और पुरुष दोनों में बराबर हुई है। लेकिन महिलाओं में 8% वृद्धि अधिक हुई है। यानी कि कुल जनसंख्या की 6% वृद्धि अगर हम देखें, 5000 की 6% वृद्धि अगर हम देखें तो कितनी होगी? 6×5 = 30, 300। 300 की जो वृद्धि हुई है, 300 की वृद्धि हुई है, वो तो दोनों में हुई है। 300 की तो बच गए कितने यहाँ से? 300 की तो दोनों में हुई है, तो यहां से बच गया 240। ये जो 240 एक्स्ट्रा बचे हैं, ये क्या है? ये 8% महिलाएं हैं। ये क्या है? ये 8% महिलाएं हैं। अब देखिए, 8% महिलाएं ये है, तो 1% कितनी हो जाएगी? बटे 8, 8×3 = 24, 30%। यानी कि जो 1% है वो किसके बराबर होगा? 30 के बराबर होगा। अब देखिए, 100% कितना हो जाएगा महिलाओं का? महिलाओं का 8% है 30, तो महिलाओं का 100% कितना हो जाएगा?
30 × 100 बराबर 3000। 3000 महिलाएं हैं तो फिर पुरुष कितने बच गए? तो पुरुष कितने बच गए? 5000 में 3000 महिलाएं तो पुरुष कितने बच गए? 2000। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कंपनी अपनी विक्रेता की कुल बिक्री पर 9% कमीशन देती है और 20,000 रुपए से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस देती है। यदि सेल्समैन अपने कुल बिक्री से अपने कमाए गए हिस्से को हटाकर सिर्फ 63,200 रुपए कंपनी में जमा करवा देता है तो कुल बिक्री याद कीजिए। देखो, दो चीजें हैं यहाँ पे। एक तो 9% कमीशन तो वो देता ही देता है, लेकिन 20,000 से ऊपर की आमदनी जो होती है उस पर 1% एक्स्ट्रा देता है। 1% एक्स्ट्रा देता है। इसका मतलब 20% के ऊपर की आमदनी पर कितना देता है? 9 तो देता ही देता है, 10% देता है। यदि वो ये एक्स्ट्रा पेमेंट ना देता हो, अगर एक्स्ट्रा नहीं लेता, देखिए 9% तो यहां भी दे रहा है, 9% यहां भी दे रहा है। 9% तो पूरी कंप्लीट सैलरी पे दे ही रहा है। 1% एक्स्ट्रा जो वो दे रहा है, वो यदि 1% एक्स्ट्रा नहीं देता तो कंपनी को इसका बेनिफिट होता, वो पैसा कंपनी के पास जाता। तो अगर मैं इस 20,000 का 1% निकाल लूं तो कितने रुपए आते हैं? 200 रुपए आते हैं। 1% कितने रुपए आए? 200 रुपए। ये जो 200 रुपए है, ये उसे कंपनी को नहीं देने पड़ते, तो यहां पे कंपनी के पास कितना रह जाता? इसमें से 200 कम कर देंगे तो कितना रह जाता? 63,000। अब ये जो 63,000 रुपए है, इस 63,000, ये जो कंप्लीट 63,000 रुपए है, ये 10% कमीशन रखने के बाद कंपनी को ये दे रहा है 63,000 रुपए। देखिए, दोबारा देखिए इस प्रश्न को। एक कंपनी अपनी विक्रेता की कुल बिक्री पर 9% कमीशन देती है और 20% से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस देती है। यदि सेल्समैन अपने कुल बिक्री से अपने कमाए गए हिस्से को हटा करके 63,200 रुपए कंपनी में जमा करा देता है तो कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। देखिए, टोटल जो कुल बिक्री है उस पर 9% देती है, लेकिन 20,000 से ऊपर, 20,000 प्लस, 20,000 प्लस पर वो 1% अतिरिक्त देती है, यानी कि 10% देती है। या यूं कह सकते हैं कि भाई 20,000 तक तो मात्र उसको कितने मिलते हैं? 9% मिलते हैं। और 20,000 से ऊपर जो प्लस में जितनी भी है उस पर उसको कितने मिलते हैं? 10% मिलते हैं। अब यूं मान लीजिए, यहाँ पर हमको इतना ध्यान रखना है, इस प्रकार के किसी भी तरीके का प्रश्न आया उसमें ये ध्यान रखना है
कि जो राशि जितनी राशि पर हमें जो जैसे यहाँ पे 20,000 तक 9% है और उससे ऊपर की जो बिक्री है उस पर हमको नहीं पता कितना है। तो जितना नहीं पता ऊपर कितनी राशि है, उस पर जो भी प्रतिशत दिया हुआ हो वही हम कंप्लीट का प्रतिशत मान करके हल करेंगे। यदि ज्यादा दिया हुआ है तो इसको ज्यादा मान लेंगे, अगर ज्यादा मानेंगे तो कंपनी को लॉस होगा, और लॉस होगा वो लॉस यहाँ से हम घटा देंगे। और यदि ये कम है तो इसको भी कम मान लेंगे, और यहाँ पे कंपनी को फायदा होगा तो वो इसमें यहाँ पे जोड़ करके इस प्रश्न को हल करेंगे, ताकि वो प्रश्न आसानी से हमारा पूरा हो जाए। अब देखिए यहाँ पे हम यूं मान ले कि अगर उसको कंप्लीट 10% ही मिलता, 10% ही मिलता, तो यहाँ जो 20% पर 20,000 पर जो 9% मिल रहा है वहां पर भी उसको 10 ही मिलता, यानी कि 20,000 रुपए पर 1% एक्स्ट्रा मिलता, और वो एक्स्ट्रा क्या होता, कंपनी का नुकसान होता उस एक्स्ट्रा में। तो ये जो 1%, 20,000 का 1% है, ये कितना हो जाएगा, 200 रुपये हो जाएगा। इसका मतलब कंपनी को 200 रुपए का क्या हो रहा है, नुकसान, क्योंकि उसको 1% 20,000 पर ज्यादा देना पड़ेगा, तो उस नुकसान को हम पहले ही कम कर देते हैं। यानी कि अब कंपनी को कितना मिलना चाहिए, कंपनी को मिलना चाहिए 63,200 में से 200 अगर हम कम कर दें तो कितना मिलेगा, 63,000 ही मिलेगा, नुकसान को हमने पहले ही घटा दिया। अब देखिए, अब यहाँ पे कह रहा है कि उस कंप्लीट आय पर, अब हमने क्या कह दिया, कंप्लीट आय पर उसको 10% मिल रहा है। 10% का मतलब हो गया 10/100, यानी कि 1/10। कहने का मतलब यदि वो 10 रुपए कमाता है टोटल, तो उसमें से 1 रुपए उसको खुद की कमीशन मिलेगा, और 9 रुपए जो है वो कंपनी के पास जाएंगे। 10 में से 1 रुपए उसको कमीशन मिलेगा, तो कितना रुपए कंपनी के पास जाएंगे, 9 रुपए। ये जो 9 रुपए है ये किसके बराबर है, ये है 63,000 के बराबर। और 1 रुपए फिर किसके बराबर हो जाएगा, 63,000/9, 9×7=63, यानी कि 7,000 रुपए। तो एक किसके बराबर है, 7,000 रुपए की, और वो एक ही उसके पास बचत है। भाई 63,000 तो कंपनी के पास दे ही रहा है, और उसकी बचत कितनी है, 7,000 रुपए। तो 63,000 प्लस 7,000 बराबर 70,000, यानी कि उसकी कुल बिक्री कितने की हुई, उसकी कुल बिक्री हुई 70,000 रुपए की। उसमें से कुल बिक्री हुई 70,000 रुपए की, उस 70,000 में से 7,000 उसका कमीशन था, और 63,000 जो बच गए, 63,200, ये उसको कंपनी को जमा करवा देगा। नेक्स्ट प्रश्न, एक कंपनी अपने विक्रेता को 10,000 रुपए की बिक्री पर 5% देता है, और 10,000 से ऊपर की बिक्री पर 4% कमीशन देता है। देखिए 10,000 तक की बिक्री जो है उस पर तो कितना देता है, 10,000 तक 5%, और 10,000 से प्लस जितनी भी होगी उस पर देता है 4%। अभी इससे पहले प्रश्न में हमने बताया कि जो जिस वैल्यू का नहीं पता हो उसी के बराबर हम सारी बिक्री मान लेते हैं। मान लो कि सब पर जो कमीशन है वो 4% ही देता है, 4% यदि कमीशन देगा, तो यहाँ फिर कंपनी को क्या होगा, यहाँ पे कंपनी को क्या हो जाएगा, फायदा हो जाएगा। कितना, 10,000 पर 5% का फायदा हो जाएगा कंपनी को। सॉरी, 1% का, 4% तो वो दे ही रहे हैं ना, तो 1% का फायदा हो जाएगा, यानी कि 100 रुपए का कंपनी को क्या होगा, फायदा होगा, यानी कि 100 रुपए वो कंपनी को एक्स्ट्रा जमा करवाता। यदि उसको यहाँ पर भी 4,000 रुपए 4% ही कमीशन मिलता, तो कंपनी को 100 रुपए एक्स्ट्रा जमा करवाता, तो कंपनी के पास कितने रुपए हो जाते, 31,200। अब देखिए जो कंपनी के पास उसने जमा करवाए हैं वो कितने हैं, टोटल आय का 4% उसने रख लिया, तो कितने प्रतिशत जमा करवाए, 96% जमा करवाए। कितने प्रतिशत जमा करवाए, 96%, यानी कि ये 96% है, ये कितना है, 31,200 है। तो 1% कितना, किसके बराबर होगा, 1% किसके बराबर होगा, काट देते हैं इसको, ये कट जाएगा, 8 से 12 96, 8×3 = 24, 72, 8×9 = 72, और यहाँ पे ये कटेगा 12 से, फिर काटेंगे तो 12×3 = 36, 3, 12×2 = 24, 12×5 = 60, 320। 1% किसके बराबर है, वो 96% कंपनी को दे रहा है, तो कुल बिक्री 100% निकालनी है हमको, तो 100% किसके बराबर होगा, गुणा
100 के, यानी कि 32,500 रुपये उसकी कुल बिक्री थी, जिसमें से उसने अपना 4% कमीशन, जो भी कमीशन था वो रख करके 31,200 रुपये कंपनी को जमा करवा दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आदमी की आमदनी 6,000 रुपये बढ़ जाती है, तो उसके आयकर की दर 18% से घटकर 15% रह जाती है, जबकि दोनों ही परिस्थिति में 75% आय कर मुक्त है। दोनों ही परिस्थिति में वह समान आयकर चुकाता है। तो उसकी प्रारंभिक आय ज्ञात करो। एक आदमी की आमदनी 6,000 रुपये बढ़ जाती है, तो आयकर की 18% से घटकर 15% रह जाती है दर। 18 से घटकर कितनी रह जाती है? 15%। जबकि दोनों ही परिस्थिति में वह 25% उसकी जो आय है वो कर मुक्त है, यानी कि केवल 75% कर आय पर ही वो कर देता है। देखिए, मान लो उसकी पहले जो आय थी वो एक्स थी, उसकी पहले जो आय है वो कितनी है? एक्स है। तो वो कितनी इस आय के 75% पर कर दे रहा है, यानी कि एक्स गुणा 75/100, इतनी जो उसकी आय है उसी पर कर दे रहा है। और कर कितना दे रहा था वो? 18%, यानी कि 18/100। अब कह रहा है कि उसकी आय जो है वो 6,000 रुपये बढ़ जाती है, यानी कि अब उसकी जो आय है वो x प्लस 6,000 हो जाती है। तब भी वो 75% पर ही कर दे रहे हैं, यानी कि 75/100। अब लेकिन अब उसका जो कर है वो हो गया 15%। और जो अब ये हो गया इसके आयकर, जो कि दोनों ही परिस्थिति में बराबर है, तो ये 100 से 100 कैंसिल, 75 से 75 कैंसिल, यहाँ पे 3 से हो जाएगा 6, और ये 3 से क्रॉस हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 6, और यहाँ पे आ जाएगा 5, यानी कि यहाँ से अपने को मिल जाएगा 6x बराबर 5x प्लस 30,000। x बराबर कितना मिल जाएगा? 30,000। तो उसकी प्रारंभिक आय कितनी थी? 30,000। नेक्स्ट, इसको अगर एक दूसरे तरीके से देखें तो हम इसको यूं भी देख सकते हैं कि भाई जो आय की दर थी वो 15% से घटके 18% से घटके 15% रह जाती है, और आमदनी में वृद्धि जो होती है वो 6,000 की होती है। और देखिए उसको जो कर चुकाना पड़ता है वो बराबर पड़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि उसकी ये जो दर है 18% ही रहती, तो उसको 18% दर रहती तो उसको एक्स्ट्रा कर चुकाना पड़ता, जबकि वो 15% ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों जो आयकर का जो अंतर है, 15 माइनस 18 माइनस 15, वो 3% है। तो ये जो 3% दर जो कम हुई है, ये इस 6,000 पर जो 15% हमको एक्स्ट्रा ब्याज देना पड़ेगा, मतलब 6,000 जो एक्स्ट्रा जो आय है उसका जो 15% देना पड़ेगा उसके बराबर होगी ये 3% आय। एक्स की जो 3% आय होगी वो किसके बराबर होगी? 6,000 के 15% के बराबर होगी। तभी तो दोनों जो चीज है वो दोनों आयकर है वो बराबर रहेंगे। तो देखिए 100 से 100 कैंसिल, यहाँ से ये 3 से 5, तो x बराबर आ जाएगा यहाँ से भी
30,000 रुपए। नेक्स्ट प्रश्न। एक आदमी की आय 28,800 रुपए है। जब उसकी आय बढ़ जाती है तो आयकर की दर 12% से घटकर 10% रह जाती है, और दोनों ही परिस्थितियों में 30% आय कर मुक्त है, और दोनों ही परिस्थितियों में समान आयकर चुकाता है, तो उसकी प्रारंभिक आय में हुई वृद्धि ज्ञात कीजिए। प्रारंभिक आय में वृद्धि बतानी है कितनी हुई उसकी। एक आदमी क्या है, 28,800 रुपए अभी है, तो देखिए 30% तो आयकर मुक्त है, तो कितने प्रतिशत पर ब्याज देना पड़ेगा, कर देना पड़ेगा 70% पर, यानी कि 28,800 का 70%। और दर कितनी थी, 12%। अब उसकी आय बढ़ जाती है, अब बढ़ करके कितनी हो गई, 28,800 प्लस एक्स, वही 70% पर उसको देना पड़ेगा ब्याज, ब्याज नहीं सॉरी कर। और अब घट करके उसकी दर कितनी रह गई, 10%। तो ये 70/100 से, तो 70/100 कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल, ये कट जाएगा 2 से 6 और ये 5। तो यहाँ पे आ जाएगा 6 × 28,800 बराबर 5 × 28,800 प्लस 5x। 5 में से 6 घटाएंगे तो ये बचेगा 28,800 बराबर 5x। x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 28,800 डिवाइडेड बाई 5, 5 से काट दो, 5 5 25, 5 7 35, 5 6 30 और 0, यानी कि 5,760 रुपए। तो ये है उसकी आयकर में वृद्धि हुई है। ये क्या है, एक्स क्या था हमने, उसकी आय, आय जो है उसमें वृद्धि। तो आय, उसकी प्रारंभिक आय में कितनी वृद्धि हुई, 5,760 रुपए की, 5,760 रुपए की वृद्धि हुई है। चलिए, ये थे हमारे 15 प्रश्न। उम्मीद है आपको प्रश्न पसंद आए होंगे। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।